नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक की और शिक्षा आयोग के संबंध में प्रेजेंटेशन को सीएम ने देखा और शिक्षा आयोग को लेकर प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा विभागों के लिए एक ही आयोग होगा और माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेज में शिक्षकों का चयन होगा। प्रदेश में जल्द गठित होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नवीन आयोग से ही शिक्षक भर्ती होगी। नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। तो अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन आयोग से ही शिक्षक भर्ती होगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी नवीन आयोग से ही शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। तो नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां बैठक की और शिक्षा आयोग के संबंध में प्रेजेंटेशन को उन्होंने देखा और शिक्षा आयोग को लेकर प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा विभागों के लिए एक ही आयोग होगा। और लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री ने अहम बैठक की है। क्या कुछ निर्देश इस बैठक में दिए गए, क्या कुछ हुआ बैठक में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षा आयोग के गठन को लेकर एक प्रेजेंटेशन बैठक की थी, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रेजेंटेशन को देखा। हालांकि पहले से ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग के गठन को लेकर बातचीत चल रही थी। आज मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, मतलब जो चारों शिक्षा विभाग हैं उनका एक ही आयोग होगा और इसी आयोग के जरिए शिक्षकों का चयन होगा। यही आयोग उत्तर प्रदेश में जो टीईटी की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो भी यही आयोग कराएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसको लेकर अब इन विषयों पर आगे चीजें बढ़ाई जाएगी। जो अधिकारी हैं इन विषयों पर आगे चीजों को बढ़ाएंगे। जो अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसे और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनकी भर्ती भी अब इसी आयोग के जरिए होगी। मतलब सीधे तौर पर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ये आयोग गठित किया गया है, इस आयोग के जरिए ही उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा विभाग आगे अपने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जो उनसे जुड़ी हुई सेवा संबंधी समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी इसी आयोग के जरिए ही होगा, जिसको पूरा एकीकृत करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, ताकि शिक्षकों के चयन से लेकर उनकी सेवा संबंधी जो चीजें हैं, साथ ही साथ जो उनकी वेतन विसंगतियां हैं, उन बहुत सारे विषयों पर ये आयोग निर्णय ले सके और शिक्षकों को बेहतर एजुकेशन के लिए किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बात कर रही थी कि इस तरीके का आयोग वो गठित करेगी, ताकि सभी शिक्षा विभागों में बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और चूंकि हर शिक्षा विभाग का जो प्रमुख सचिव होता है वो अलग होता है, डीजी एजुकेशन अलग होता था, लेकिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक और बेसिक को एक डीजी एजुकेशन तैनाती दी थी। अब ये दूसरा मौका है जब अलग अलग शिक्षा विभागों को, जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और मदरसा शिक्षा, साथ ही साथ अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान शामिल है, उनके लिए एक आयोग गठित कर दिया गया है, जो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके वाजपेयी, क्या नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा भी कराएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर नया आयोग ही उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा भी कराएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का यह शिक्षा आयोग आगे आने वाले समय में जो सेवा संबंधी जो नियम एवं शर्तें हैं उनको भी निष्पादित इस आयोग के जरिए से किया जाएगा। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि शिक्षा विभाग में बेहतर से चीजों को बढ़ाया जाए। कहीं अलग अलग विभाग होने की वजह से, अलग अलग अधिकारी होने की वजह से जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं ना हो, जिसको लेकर इस तरीके का आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं लगातार और सीएम योगी ने यहां पे जब प्रेजेंटेशन को देखा तो उसमें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए।
और खबर लखनऊ से है, जहां सामाजिक न्याय सप्ताह को लेकर बीजेपी की आज मंडल स्तर बैठक है और भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की वर्चुअल बैठक आज है। अभियान को सफल बनाने के लिए आज मंडल स्तर पे बैठक होगी और 6 अप्रैल को सभी बूथों पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे बूथ अध्यक्ष। बीजेपी के स्थापना दिवस से अंबेडकर जयंती तक यह अभियान चलेगा। तो अभियान को सफल बनाने के लिए आज मंडल स्तर पर बैठक होगी और 6 अप्रैल को सभी बूथों पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे बूथ अध्यक्ष। तो बीजेपी के स्थापना दिवस से अंबेडकर जयंती तक यह विशेष अभियान चलेगा। तो सामाजिक न्याय सप्ताह को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज मंडल स्तर पर बैठक है और भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की वर्चुअल बैठक है। अभियान को सफल बनाने के लिए आज मंडल स्तर पर बैठक होगी और अब लगातार अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है ताकि आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। बीजेपी महासचिवों की आज बैठक होगी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शाम 5 बजे बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, टारगेट सेट किए जाएंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बाजी मारनी है, कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे विपक्ष को मात देनी है और कैसे एक बार फिर वापसी करनी है सत्ता में। और इसको लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। तो मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी जुटी है और बीजेपी महासचिवों की आज बैठक होगी और यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही एक्टिव है, बल्कि निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव है और अखिलेश यादव की बैठक है। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की बैठक जारी है और जिलों के जिला अध्यक्ष अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है और अब उसको लेकर ही कौन दावेदार होंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, किन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन जारी है। तो समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन है। तो निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की यह बैठक है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में यह बैठक जारी है। अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद हैं। जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक हो रही है और उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी एक्टिव है, समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव है। और स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश यादव यहां मौजूद है, मंथन किया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर। और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। पार्टी के जो तमाम नेता है वो वहां पर मौजूद है और ये बैठक जो है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जैसे ही नगर निकाय चुनाव नजदीक आने की घोषणा हुई है, जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 है उस सबको लेकर प्लान सेट किए जा रहे हैं और सभी पार्टियां जो लगातार तैयारी में जुटी है। पार्टी है जो हर तरीके से हर जाति वर्ग के वोट पर फोकस कर रही है, कोई भी वोट उनका रह ना जाए उसको लेकर भी। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव में किन रणनीतियों के साथ मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारना है, कहां से किस प्रत्याशियों को लड़ाना है, इसको लेकर सपा सुप्रीमो जो है आज मंथन कर रहे हैं और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में भी विचार विमर्श कर रहे हैं, खास करके किसको टिकट देना है। और वही अगर दावेदारों की बात की जाए तो सपा कार्यालय में भी दावेदारों की लंबी लाइन है। हर नगर निगम से, हर नगर पंचायत से जो हम लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, सपा कार्यालय के वहां लोग पहुंच रहे हैं और अपने अपने लिए उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद उनको टिकट मिल जाए इस बार से। वही अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला दावेदार जो है इस बार नगर निकाय चुनाव में काफी ज्यादा उनकी भी रुचि देखने को मिल रही है, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन दिन दिन बढ़ रहा है। और नगर निकाय चुनाव के अलावा जो
आगे आने वाले चुनाव है उसको लेकर भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। जो भी किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या कुछ रणनीतियां बनानी है, किस तरीके से मैदान में, और खास करके किस क्षेत्र में किस जाति का कितना वोट है और उस हिसाब से किस प्रत्याशी को उतारना समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर रहेगा, कौन जीत के आ सकता है, वो सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव जल्द ही दावेदारों की सूची रिलीज करेंगे और देखना होगा कि कौन कौन को प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों पे जो आसपास के इलाके हैं, प्रयागराज, इधर मथुरा, आगरा, हर जगह से लोग जो हैं वो अपनी अपनी दावेदारी लेकर मथुरा, आगरा, हर जगह से दावेदारों। स्कंदिता, क्या पैमाना रह सकता है उम्मीदवारों को लेकर समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, कि किस तरह के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए? क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है, सामने टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में कोशिश होगी कि निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन रहेगा उसे लोकसभा चुनाव के जरिए एक मूड के तौर पर देखा जाए प्रदेश का। देखिए, नगर निकाय चुनाव हो या कोई भी बड़ा चुनाव हो, खास करके उनके प्लान की बात की जाए या स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना इतना आसान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्लान भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है उन्हीं प्लान को देखते हुए विपक्ष अपने प्लान बना रहा है। तो ऐसे में उनके पास कुछ नया आइडिया, कुछ नया चीज देखने को नहीं मिल रही है कि उनके कुछ अलग, कुछ हट के प्लान होंगे। बीजेपी की तर्ज पर अपने प्लान सेट किए जा रहे हैं। इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्ष इतना ज्यादा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहा है। वही अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है कि खास करके जो नगर निकाय का चुनाव होगा उसमें यादव लोग जो होते हैं उन पर ज्यादा कई बार, ठीक है, यानी जातीय समीकरण साधने की कोशिश स्कंदिता उनकी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और 6 घंटे की रिमांड में आरोपियों से पूछताछ जारी है। नियाज अहमद, मोहम्मद सफर, कैश अहमद से पूछताछ जारी है। राकेश कुमार और अरशद कटरा से भी पूछताछ की जा रही है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये पूछताछ होगी और इसमें कई खुलासे होने की संभावना है। तो नियाज, सजर, कैश अहमद से पूछताछ हो रही है। राकेश कुमार और अरशद कटरा से भी पूछताछ जारी है। 9 से 6 बजे, 3 बजे तक, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये पूछताछ होगी। 6 घंटों का वक्त, और इन्हीं 6 घंटों में बहुत से राज उगलवाने होंगे, बहुत से खुलासे करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अब इनकी पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कल कोर्ट के आदेश पर ही रिमांड मिली थी, लेकिन यह भी कहा गया था कि 3rd डिग्री और टॉर्चर ना किया जाए। और माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर, जहां माफिया अतीक अहमद की बदली जाएगी जेल। अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते बदलाव किया जा रहा है और तिहाड़ जेल में ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी अर्जी और पुलिस अतीक की जेल बदलने के लिए अनुरोध करेगी। तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के शामिल होने के सबूत मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी गुहार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही अतीक साबरमती जेल में बंद है। तो अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर। तो माफिया अतीक अहमद की जेल बदली जाएगी और अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते यह बदलाव किया जा रहा है और तिहाड़ जेल में ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक की जेल बदलने के, यानी पुलिस जो है वो अतीक की जेल बदलने के लिए अनुरोध करेगी और उमेश हत्याकांड में अतीक के शामिल होने के सबूत मिले और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही अतीक साबरमती जेल में बंद है। खबर बुलंदशहर से है, जहां एटीएस ने छापेमारी की है और उससे हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के सियाना में एटीएस की छापेमारी हुई और केरल में ट्रेन में आग लगाने के मामले में छापेमारी की गई। ट्रेन में बैठने के विवाद में आरोपी शाहरुख ने यात्रियों पर केमिकल फेंका था और केमिकल में झुलसने से 3 यात्रियों की मौत हुई थी। एटीएस गाजियाबाद की 6 सदस्यीय टीम ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। तो कारपेंटर का काम करता है पकड़ा गया युवक। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के अकबराबाद का यह मामला।
खबर बिजनौर से है, जहां रफ्तार का कहर देखा गया और दो गाड़ियों की टक्कर हुई। ट्रैक्टर और कार के आपस में भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते ज्यादातर सड़क हादसे होते हैं और यहां रफ्तार बताया जा रहा है इस हादसे की वजह बनी। और 2 गाड़ियों की टक्कर हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर और कार की यह टक्कर हुई थी। तो रफ्तार की कहर जो है वो यहां पे देखा गया। ट्रैक्टर और कार की टक्कर हुई, इसमें 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 गाड़ियों की टक्कर थी जिसके चलते सड़क पे भी जाम लग गया। काफी देर तक यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को सामान्य कराया, जाम को खुलवाया। तो कभी तेज रफ्तार और कभी जल्दबाजी, कहीं पे नियमों की अनदेखी, कहीं लापरवाही, कहीं नशे में वाहन चलाना, इस तरह के मामले ज्यादातर हादसों की वजह बनते हैं। और अक्सर जब भी कहीं से इस तरह के सड़क हादसे की तस्वीर या खबर आती है तो उसमें यही कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से हादसा होता है। और ऐसा ना हो, इसको लेके वक्त वक्त पे जागरूकता अभियान चलाए गए, ट्रैफिक रूल्स में बदलाव किए गए, जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया कि अगर आपने रूल तोड़ा तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बावजूद इसके सड़क हादसों पे लगाम लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। फैजल हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फैजल, सड़क हादसे को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अफजलगढ़ का है, जहां तेज रफ्तार कार जाकर ट्रैक्टर ट्राली जो ईंटों से भरी हुई थी उससे टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया ये जा रहा है ये लोग शादी में जा रहे थे और शादी में जाते वक्त रास्ते में ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। अगर बात की जाए यातायात प्रभारी की और यातायात नियमों की, तो बिजनौर में एसपी जब से आए हैं नीरज कुमार जानोत, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं यातायात नियमों का, लेकिन कहीं ना कहीं उल्लंघन भी हो रहा है। और उसको लगातार, अगर बात की जाए वाहनों के हादसे की, तो कारण यही है कि तेज रफ्तार होना या शराब पी के चलाना या हेलमेट ना पहनना। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है और पुलिस पूरी इस पर काम कर रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। और इसी का कारण ये है कि आज फिर 2 की मौत तेज रफ्तार कारण बनी। अब ऐसे में बताया यही जा रहा है कि क्या यही वजह थी कि रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ? चूंकि फैजल, अक्सर ये देखा जाता है कहीं पे तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी, यही कुछ ऐसे कारण होते हैं। यहाँ पे भी क्या यही वजह थी? देखिए, अगर गाड़ी की स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार थी, क्योंकि गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं वो भी कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो उससे तो यही लग रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार पे थी। और कहीं ना कहीं एक लापरवाही ये भी दिखाई दे रही है, जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली में ईंटें भरी हुई थी, उसने क्या करा, ऐसा क्या मोड़ आया जो उसने अचानक मोड़ा या उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई। ये बड़ा सवाल जब है जब जांच हो पाएगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगा उसका कारण क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये रफ्तार का कहर यहाँ देखा गया, 2 लोगों की जान गई, जबकि कई लोग घायल, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और खबर नोएडा से है, जहां अतिक्रमण के अभियान पे नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने एमिटी के आसपास यह अभियान चलाया और यातायात का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ब्लैक फिल्म और अतिक्रमण में 276 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 गाड़ियों को सीज भी किया है। यानी जो गाड़ियां सड़क पे खड़ी थी, जो पार्किंग स्थान पे नहीं थी, उनके चालान काटे गए। जिन गाड़ियों के शीशों पे ब्लैक फिल्म थी, उनके चालान किए गए, ब्लैक फिल्म को उतारा गया। कई दुकानों को यहां से हटाया गया। तो अवैध अतिक्रमण पे भी को लेकर भी कार्रवाई की गई और पुलिस ने यहां पे तलाशी अभियान भी चलाया, जिसमें कई वाहनों के चालान किए गए। प्रिया राणा हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिया, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव, जो ब्लैक फिल्म गाड़ियों पे थी वो उतारी गई, अतिक्रमण हटाया गया? जी बिल्कुल, देखिए
राजेश, जो पुलिस है बिल्कुल एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी कहा गया था कि अवैध रूप से संचालित, चाहे वो कोई भी अवैध रूप से बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, रिक्शा स्टैंड हो, तो सभी पर 1 से 15 अप्रैल तक ये अभियान चलना था। वहीं शासन के अतिक्रमण के अभियान पर अब नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। सेक्टर 136 थाना क्षेत्र में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एमटी यूनिवर्सिटी जो लगातार चर्चाओं में रहती है, उसके पास सघन अभियान चलाया गया। अभियान में यातायात का पालन न करने वाले, साथ ही ब्लैक फिल्म जो अपनी गाड़ियों पर लगा लेते हैं, वहीं रोड पर जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, उनके साथ साथ 276 गाड़ियों का चालान किया गया। देखिए, ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये देखने के लिए मिली है। 22 गाड़ियों को सीज भी किया गया है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा यहाँ पर अवैध अतिक्रमण होता हुआ नजर ना आए। वहीं रोड पर अतिक्रमण कर रहे नॉन वेंडिंग जोन की 17 दुकानों पर भी हटाया गया है। देखिए, सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई जो है रजनीश वर्मा के नेतृत्व में की गई है, जिससे कि देखिए आसपास के लोगों में काफी जागरूकता भी होगी। जिस तरीके से अवैध रूप से बहुत सारी चीजें संचालित हैं, उन पर लगाम भी लगती हुई नजर आएगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रिया जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नोएडा में एक्टिव और इस तरह की कार्रवाई करके संदेश सीधा है कि नियमों का पालन किया जाए, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दिल्ली में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है। अब बीजेपी नेता आशीष सूद ने पोस्टर लगवाया है और पोस्टर के जरिए सीएम केजरीवाल पे निशाना साधा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की आज बैठक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, बीजेपी की अगर हम बात करें, विपक्षी दल एक तरफ एकजुट हो रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जो है आज बैठक करने वाली है। किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, खासतौर पर अगर लोकसभा के चुनाव अगर हम देखें तो वो भी नजदीक है 2024 के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते उनके महामंत्री को समय समय बैठना रहता है। पहले जो बैठक हुई थी उस दिन नहीं रहते, तो अगली बार हम 4 तारीख को मिलेंगे, बैठेंगे, पूर्व में कौन कौन से काम पे उस पर चर्चा करेंगे। और एक राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। एक रूटीन काम है, रूटीन वर्क है, सभी महामंत्रियों को उन्होंने काम दिए हुए हैं और जो काम संगठन ने ले रखे हैं उनको आगे बढ़ाना है। सर, अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास क्या कुछ चुनौती है, खासतौर पे ओबीसी समाज को लेकर अपनी ओर साधने के लिए, या यूं कहें, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि ओबीसी समाज का ज्यादातर जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इस बार की क्या कुछ तैयारी है, खासतौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी एजेंडे पे ही काम नहीं करती, चुनावी उसके प्रमुखता नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने एक मूल मंत्र हमें दिया है, चुनाव भी जीतना है और लोगों का दिल भी जीतना है। तो दिल जीतने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, लोगों के पास में आज सरकार की सारी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी चिंता हम लगातार करते रहते हैं। सर, उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी से मुलाकात की है, किन विषयों पर चर्चा हुई, चूंकि आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं? वो आए हुए थे, अनेकों ने काम होते हैं, हर मंत्री अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है और जो केंद्र से जुड़े हुए होते हैं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपना सहयोग लेने की कोशिश करता है। बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें, हिंसा की खबरें अलग अलग जगहों से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचती है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग करती है, खासतौर पर अराजक तत्वों पर? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि दोनों जगह जो सरकारें बैठी हैं सब संविधान की शपथ लेके बैठी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मुस्लिम का वोट पाने के लिए हिंदुओं को जिस प्रकार दबाने का काम कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि मुसलमानों को किसी प्रकार की रमजानों में हानि नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के एरिया में आप नहीं जाएंगे, मुसलमानों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। तो हिंदू कहाँ जाएगा बेचारा? उसकी भी तो रामनवमी है, उसकी भी हनुमान जयंती है, उसके भी पर्व लगातार होते हैं, वो भी एक अपनी भावनाओं को लेकर जीता है, तो उसका कोई हक नहीं है क्या देश पे? लेकिन जो लोग संविधान की शपथ लेने के बावजूद ही ऐसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। भारतीय
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।